और दोस्तों कैसे हो यार सारे, मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि एक पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल्स के चैनल का। और दोस्तों आज का ये जो लेक्चर है ये कॉमर्स के बच्चे 11th एंड 12th के लिए, 11th के लिए नहीं 12th के बच्चों के, एसपी के स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो लेक्चर है ये मेरे जो प्यारे 11th के बच्चे हैं और 12th के बच्चे हैं, ये सारी जिंदगी यही सीखने चाहते हैं। जब ये कॉमर्स में आते हैं इनके दिमाग में यही ख्याल आता है कि भाई शेयर्स क्या होता है। तो ये शेयर्स वाला लेसन चल रहा है, लेसन नंबर 2 और उसमें भी आज का लेक्चर नंबर 2 है। तो अगर आपने शेयर्स क्या होता है नहीं समझा, लेक्चर नंबर 1 में जाइएगा। और दोस्तों आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको लेक्चर नंबर 1 में बहुत नया कुछ सीखने को मिला है। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए तो प्लीज यहाँ पे टेक्स्ट करो, मैं आपको वॉइस के थ्रू समझाऊंगा। मैं टाइप नहीं कर सकता इतने सारे डाउट्स। बाकी सारे डाउट्स मैंने अब तक 100% डाउट्स क्लियर किए हैं जितने भी आए हैं। अगर आपके स्टिल लेफ्ट पड़े तो प्लीज यहाँ पे टेक्स्ट कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप बाकी जो भी बात करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन उसके लिए बना है, आओ बातचीत करें। बाकी दोस्तों कैसे हो यार, मजा आ रहा है कि नहीं? कॉमर्स पढ़कर, एसपी पढ़कर, 12th स्टैंडर्ड का ओसीएम पढ़कर तुम्हारे भाई से मजा आ रहा है कि नहीं? और जो भी नए स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मेरे से 11th में नहीं पढ़ा था, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना कि मैं आपसे मतलब 12th में पहली बार पढ़ रहा हूँ, और कैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा अब तक, प्लीज आप ये बताओ, सो दैट मैं अपने आप में इंप्रूव करूं और आपको और बेटर वे में अंडरस्टैंड कराने की पूरी कोशिश करूं। मेरी अल्टीमेट एम तो वही है ना यार, आप बच्चों से 90% निकलवाना है। तो लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर मजा भी नहीं आएगा। और दोस्तों आज के इस लेक्चर नंबर 2 में हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी ने लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है, सब्सक्राइब कर दिया और दोस्तों के साथ भेज दिया। ये सब बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग ने कर दिया है। चलिए भाई, आई होप लेक्चर नंबर 1 में शेयर्स क्या होता है आपने ये समझा। आज दोस्तों आज हम समझने वाले काइंड्स ऑफ शेयर, तरह तरीके के शेयर्स के बारे में हम आज बातचीत करने वाले हैं। और दोस्तों 2 तरह के शेयर्स होते हैं। कितने तरह के शेयर्स होते हैं? 2 तरीके के, बस इसके अलावा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कितने तरीके के शेयर्स होते हैं? 2 तरीके के। कितने? हाँ कितने? हाँ वेरी गुड। चलिए आपको बोलना है जब मैं हाँ कर रहा हूं। पता चला बच्चा चुप बैठा एकदम, नहीं बोलो, इंटरेक्ट करो। चलो 2 तरीके के शेयर्स, उसका नाम बताओ क्या कह रहा है? इक्विटी, ठीक है। दूसरा क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स, ओके वेरी गुड। अब दोस्तों आज के इस लेक्चर पे बढ़ने से पहले हम कुछ एक स्टोरी के बारे में बात करते हैं। एक ऐसी मन कर रहा है मुझे तुम्हारा एक सिनेरियो बताना चाहता हूं मैं आपको। दोस्तों यहां पे एक इंसान, इसका नाम है भोला, इसका नाम है शोला, और यहां पे है एक कंपनी, इस कंपनी का नाम है जेआर कंपनी। और दोस्तों ये दोनों जो है ना, ये दोनों इन्वेस्टर हैं, दोनों पे बहुत ज्यादा पैसा है, दोनों पे भैया बहुत ज्यादा पैसा। ये लोग कौन है? इन्वेस्टर। ये जेआर कंपनी को देखते हैं और बोलते हैं क्या कंपनी है, पैसा तो लगाना पड़ेगा भाई। क्या कंपनी है, इतनी अच्छी, क्या रिटर्न देती है, क्या बच्चों को पढ़ाती है, पैसा तो लगाना पड़ेगा। अब इसमें दोस्तों ये जो भोला है ना, ये पता है कैसा आदमी है। ये बोलता है अगर रिस्क है तो इश्क है। ये बंदा बोलता है अगर जहां रिस्क है मैं तो वही जाऊंगा, अगर रिस्क नहीं है तो मेरे से बात मत करना। मैं छोटे लोग से बात नहीं करता जो रिस्क नहीं लेता। जो रिस्क लेता है वो भोला को बहुत पसंद आता है। भोला जो है ना दोस्तों, रिस्क वाले लोगों के साथ ही खेलता है। और ये जो शोला है ये डरता है पैसे लगाने को। भाई पैसा इतनी मेहनत से कमाते हैं, क्या पता एक रात में ही सारा पैसा गायब हो जाए। हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। अगर वो 25 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम वाली हो तब ऐसा हो तो। और लेकिन ये जो भोला है ना, ये इस पे भरोसा करता है, ये सब पे भरोसा करता है, क्योंकि ये रिस्क लेता है। अब जो अपने शोला है ये थोड़ा कम रिस्क लेता है, डरता है बेचारा, ये सोच सोच के इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन अपना जो भोला है, भाई जो होएगा देखा जाएगा, लगा तू पैसा, ये है अपना भोला। अब शोला क्या करता है, पैसे तो इसको भी कमाने हैं, इन्वेस्टमेंट तो इसको भी करनी है। तो ये बच्चा क्या करता है, अपना शोला, ये जो इन्वेस्टर है, ये जेआर कंपनी में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल एट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे इन्वेस्ट कर देता है। मतलब कि दोस्तों शोला ने क्या करा, 10,000 रुपए जेआर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी, और जेआर कंपनी ने भी बोल दिया तूने जो 10,000 रुपए लगाए हैं ना, हम इसकी बहुत वैल्यू करते हैं, और बदले में मैं तुझे 1% का ओनरशिप बनाता हूं, 1% का मैं तुझे ओनरशिप देता हूं, और तुझे मैं हर साल 1% की, अच्छा चल तू रो मत यार, हर साल मैं तुझे 4% तक का इंटरेस्ट का रेट रिटर्न दूंगा। क्या बात है भाई, बदले में इसको 4% का रिटर्न भी मिल गया। अच्छी स्कीम है या नहीं? अच्छी है ना। ये तो देखो शोला जो है थोड़ा सा डरता है बेचारा, पैसे को बहुत सोच सोच के इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन अब अपना जो भोला है भाई, जो होएगा देखा जाएगा वाला, इसका एटीट्यूड, ये क्या करता है, जेआर कंपनी में दोस्तों पता है कितने रुपए लगाता है? चलिए कितने लगाए बताओ। ये लगाता है दोस्तों 40,000। डरता नहीं है भाई ये।
और ये 40,000 भी इस पता है कब लगाता है, अगर कंपनी बहुत पैसा कमाएगी तब बोला, तब तेरे को रिटर्न मिलेगा। कंपनी अगर पैसा नहीं कमाए तब तो बोला तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। बोला बोलता है अरे मैंने मांगा क्या रिटर्न में, तू लगा पैसा, मेरा पैसा बस बढ़ना चाहिए, मैं इतना रिस्क ले रहा हूं। तो मतलब आप ये समझो, भोला जो है दोस्तों, ये जो इन्वेस्टर है ना, ये बहुत ही रिस्क में खेलना चाहता है। लेकिन जो शोला है ये सोचता है नहीं भाई मैं ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, मुझे डर लगता है, मुझे तो यार तुम ये थोड़े से पैसे ले लो, हर साल थोड़ा थोड़ा मुझे रिटर्न देते रहना, ये इतना बस मुझे चलेगा काफी, मुझे ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए। लेकिन ये जो भोला है ना, जो होगा देखा जाएगा मेरे भाई, तू लगा पैसा, इसने 40,000 लगा दिए और इसको साल में एंड पे मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा इस चीज की भी गारंटी नहीं है। भले ही जेआर कंपनी ने इसको ओनरशिप तो बनाया 1% का, लेकिन साल भर में इसको कुछ रिटर्न में मिलेगा या नहीं इस चीज की बात नहीं हुई है। कंपनी तो इसको बस, जेआर कंपनी ने भोला को बस यही बोला है, अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है भोला तब तो आपको इन्वेस्टमेंट में कुछ रिटर्न मिल जाएगा, वरना सॉरी अगले साल आना, है ना, ओ भोला कल आना, वैसा वाली बात हो जाएगी। तो चलो फिर यहां तक कुछ समझ में आया ये स्टोरी, ठीक है, आ रहा है। तो दोस्तों जो ओनर भी बन जाए और कम रिस्क फेस करे, ऐसे इंसान को हम कहते हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं प्रेफरेंस, और ऐसे इंसान को हम कहते हैं इसने प्रेफरेंस शेयर्स में पैसे लगाए हैं और इसे हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और ये जो बंदा भाई जितना पैसे लगाने लगा ले, हम तो रिस्क लेंगे, रिस्क है तो इश्क है ना, ये वाला एटीट्यूड रखता है ये बंदा और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है। ऐसे इन्वेस्टर्स जब पैसे लगाते हैं तो पता है किस में लगाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं और ऐसे लोगों को हम इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं। अब अगर हम इसकी समरी में बात करें, इसका क्रक्स बताओ सर, प्रेफरेंस वो लोग जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, हर साल में कुछ रिटर्न पाना चाहते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स ऐसे लोग, भैया रिस्क है तो इसके तू लगा पैसा और इनको साल में ना रिटर्न आए ना आए चलेगा, फ्यूचर में रिटर्न आना चाहिए भाई, फ्यूचर में रिटर्न आना चाहिए। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, भोला जो है ये रिस्क में खेलना चाहता है, ये रिस्क लेता है, कंपनी के डिसीजन में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि भाई रिस्क ले रहा है ना, रिस्क ले रहा है तो कंपनी के डिसीजन में भी पार्टिसिपेट करने दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर तू क्या कर रहा है, तू सिर्फ पैसे दे रहा है, घर पे बैठा है जाके, हर साल तो तेरे को उतना मिलना ही है, भले ही प्रॉफिट कमाए कंपनी, लॉस कमाए। प्रॉफिट और लॉस की बात किसको अफेक्ट करेगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि भोला को इन द एंड कुछ नहीं मिलने वाला। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तभी ही बेचारे को बदले में कुछ मिलेगा भोला को। अब भोला कंपनी कुछ कमाए, इस चीज के लिए भोला इन्वेस्टमेंट या इनिशिएटिव लेगा या नहीं लेगा, भोला चाहेगा ना, अरे भाई जेआर कंपनी मुझे आपके इसमें आके देखना पड़ेगा आप लोग सही से काम कर रहे हो या नहीं, मैंने 40,000 का इन्वेस्टमेंट लगाया है और बदले में भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, इस चीज की गारंटी नहीं है, और अगर मैंने आपको छोड़ दिया खुला तो आप पता चला मेरे पैसे लेकर भाग गए तो मेरे पास तो इन द एंड कुछ नहीं आ रहा, है ना। ऐसे इन्वेस्टर को कहते हैं इक्विटी इन्वेस्टर्स या इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब ये जो कहानी है ना, ये कहानी अगर आपको समझ में आती है तब तो भैया मजा आ जाएगा। और समझ में आई कहानी, ये बताना, कहानी सुनो इनकी। हाँ मैं क्या बोला था अभी। अब दोस्तों आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर्स क्या होता है, और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में हम लेक्चर नंबर 3 में जानेंगे। और इक्विटी शेयर होल्डर दोस्तों ये एग्जाम में 8 मार्क का क्वेश्चन बनता है। जी हाँ, आपने एकदम 200% सही सुना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए बनता है कि इक्विटी शेयर्स बताओ और इसके फीचर्स बताओ भाई। तो तैयार हो जाओ, कुर्सी की पेटी बांध लो। और दोस्तों इक्विटी शेयर्स का ये जो कहानी था आपको समझ में आ रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इंट्रोडक्शन का भाई, इंट्रोडक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिख रहा हो क्या भाई? हाँ ठीक है, चलो ले लिया भाई, डन करें, आगे बढ़े। अभी इक्विटी शेयर्स आई होप आपको एग्जांपल समझ में आया ना। तो यहाँ पे जो इंग्लिश में लिखा है ये भी समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, इक्विटी शेयर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है, इक्विटी शेयर्स को हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं। कुछ याद करने जैसा, हाँ याद करने जैसा है, समझने जैसा नहीं है। इक्विटी शेयर्स जिसके पास होगा हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, उसके पास ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है। चलिए, इक्विटी शेयर्स आर द फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटी। इसका मतलब ये दोस्तों, अगर कोई बिजनेस को पैसे लोगों से लेने तो वो लोग इक्विटी वाला पहले इन्वेस्टमेंट पे भरोसा रखते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बाद में बात आती है। पहले कंपनी जब पैसे रेज करती है ना, वो हमेशा बोलती है लोगों को यार तुम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करो, प्रेफरेंस में तो हम बाद में देंगे उसको, तुम पहले इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। चलो, इसलिए इसको फंडामेंटल बोलते हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। लाइक सबसे फर्स्ट स्टेप आप कह सकते हो कि इक्विटी ही होता है हमेशा। चलिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स ओन द कंपनीज
एंड बेयर द अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विद द ओनरशिप। जैसे हमने बात किया था ना भोला का, वो कंपनी में ओनर भी बनता है और उसको बदले में भी कुछ नहीं मिल रहा, बदले में वो तब मिलेगा जब कंपनी पैसे कमाती है। इस चीज को अपन रिस्क बोलते हैं। और यहां देखो भाई, ये कंपनी का ओनर है एंड ये रिस्क सबसे ज्यादा बेयर करता है, क्योंकि भाई इसको साल के भर में एंड में कुछ नहीं मिल रहा। अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तभी भोला को पैसा रिटर्न में मिलेगा। तो ऐसे ही लोगों को इक्विटी शेयर होल्डर कहा जाता है। यहां तक याद हो गया? ये इंट्रोडक्शन मुझे आपका लाइन टू लाइन याद होना चाहिए। हो जाएगा? भरोसा करूं? चलो फिर आगे। अब यहां पे देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, इक्विटी शेयर्स वाले, डज नॉट कैरी अ फिक्स्ड कमिटमेंट ऑफ अ डिविडेंड। इनको ना साल भर में पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ना, इस चीज की कोई गारंटी नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं। ये पॉइंट, ये देखो यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ में आया? तभी तो मैं कह रहा था भोला को इन दी एंड पैसे मिलेंगे यानी इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन शोला को, हाँ वही नाम था ना उसका, उसको पैसे मिल रहे थे। तो यहां पर इसके लिए उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं और इसको इक्विटी, क्योंकि ये भैया ज्यादा रिस्क बेयर कर रहे हैं। चलो यहां पे, दे आर पेड डिविडेंड, इनको डिविडेंड मिलता है। कब मिलता है भाई? एट द रेट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर जेआर कंपनी अपने एग्जांपल में सोचती है कि यार इक्विटी शेयर्स वाले बेचारे कब से रिस्क बेयर कर रहे हैं, एक काम करो यार, इनको ना तुम लोग 4% तक का इंटरेस्ट रेट इनको दे दो। तो दोस्तों, मुझे आपके मन में एक सवाल आता हुआ दिख रहा है। बच्चा कह रहा है सर मुझे एक बात बताओ, प्रेफरेंस शेयर्स वाला थोड़ा सा पैसा ले रहा है और साल भर में थोड़े थोड़े पैसे कमा रहा है। ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि सर इक्विटी वाला 40,000 लगा रहा है और इसको साल भर के एंड में कुछ नहीं मिल रहा। ये कैसा है? ये तो गलत बात है ना सर। बिल्कुल, आपका पॉइंट एकदम वैलिड है। तो दोस्तों, जब जेआर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी ना कि हाँ भाई हम डिविडेंड देने वाले हैं, तो दोस्तों सबसे ज्यादा डिविडेंड भी इन्हीं को ही मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही सबसे ज्यादा डिविडेंड मिलता है। ठीक है, नहीं तो यार ये लोग इक्विटी फिर अपना, ये लोग फिर रिस्क बेयर क्यों करेंगे? फायदा यही है ना, जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है ना, तो सबसे ज्यादा फायदा जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। जैसे यहां पे समझो, इसको 4% का रेट मिल रहा था ना, क्या पता ये 40 वाले को 14% तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाए या 24%, इनफैक्ट 34% तक का भी ग्रोथ मिल सकता है। तो ये फायदा होता है इक्विटी शेयर्स का। यहां पे दोस्तों आपको फायदा होगा प्रेफरेंस में, 2% होगा, 3% होगा, 4% होगा। लेकिन अगर इक्विटी वाले का अगर फायदे की बात हो जाए तो वो 10, 14, 15, 20, 50%, 100% तक का इंटरेस्ट तक की बात होती है। तभी तो वो रिस्क बेयर कर रहा है, नहीं तो वो रिस्क क्यों बेयर करता? जब रिटर्न सामने आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा तभी आप उस चीज का रिस्क बेयर करोगे ना। बस यहाँ पे भी सेम फंडामेंटल है। चलो भाई, यहाँ पे देखो, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। भाई अपन ने बात की थी जेआर कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएगी तभी हम भोला को पैसा देंगे, नहीं तो भोला कल आना, यानी कि अगले साल आना। अगर अगले साल हम प्रॉफिट कमाएंगे तो हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, और जब हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तब आपको बहुत शानदार रिटर्न देंगे। पहला पेज आई होप आपको याद हो गया है। इक्विटी शेयर्स के इंट्रोडक्शन में यहां तक आपको लिखना है। हैंडराइटिंग एग्जाम में एकदम स्पीड होनी चाहिए भाई, बुलेट ट्रेन की स्पीड होनी चाहिए आपकी, नहीं तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। चलो, ओनर ऑफ इक्विटी आर द रियल रिस्क बेरर है भाई, है ना। हमने बात की थी जो इक्विटी शेयर्स होल्ड करता है असली बाजीगर, असली रिस्क बेरर तो भाई यही है। रिस्क है तो इश्क है, इक्विटी शेयर्स वालों का डायलॉग होता है। इक्विटी शेयर्स पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अब एक बात मुझे बताओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा? बच्चा कह रहा है सर करेगा, क्यों नहीं करेगा? अरे भाई कैसे करेगा? उस इंसान को क्या लेना देना? प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने तो पैसे लगा दिए, उसको साल भर में उतने पैसे रिटर्न में मिलेंगे। भाई इक्विटी वाले ने पैसे लगा दिए हैं, साल भर में इसको कुछ रिटर्न मिलेगा या नहीं, इस चीज की कोई गारंटी नहीं। तब इक्विटी शेयर होल्डर इस चीज की गारंटी कैसे बनाए कि उसको साल भर में एंड रिटर्न मिलेगा? कैसे मिला है? जब इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले खुद ही मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे, वो खुद बिजनेस डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट ले रहे, है ना, तभी ये पॉइंट इतना सेंसिबल बनता है कि ये लोग को मीटिंग में अटेंड करने को मिलता है, ये लोग मीटिंग में वोट कर सकते हैं, ये लोग मीटिंग में डिसीजंस लेते हैं और ये लोग मीटिंग में एक रिप्रेजेंटेटिव को ऑप्ट करते हैं। तभी ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऐसा बोला जाता है कि ये दोस्तों डिसीजन मेकर है, ये डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि भाई सबसे ज्यादा रिस्क तो यही बेयर कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा कौन रिस्क बेयर कर रहा है? इक्विटी वाला कर रहा है। तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बिजनेस को चलाने की क्या मैं इस बंदे को दे दूं? अरे दोस्तों, सबसे ज्यादा तुम्हारे से ज्यादा टेंशन, मतलब सारे इन्वेस्टर से ज्यादा टेंशन तो इसको है, क्योंकि इक्विटी वाले को साल भर में कोई रिटर्न नहीं मिल रहा। तो सबसे ज्यादा मेहनत भी यही करेगा ना बिजनेस को चलाने का, करेगा कि नहीं? करेगा ना।
तभी ही इन्हें सारे मीटिंग्स में अलाउड होता है, इनको इनवाइट करते हैं, इनको वोटिंग करने का डिसीजन भी इनके पास होता है। अगर बिजनेस में कोई डिसीजन भी लिया जाता है, कैसे लेते हैं? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, ये कौन पास कराता है? इक्विटी शेयर होल्डर पास कराता है। देखिए दोस्तों, इसी के साथ अपना इक्विटी शेयर्स का इंट्रोडक्शन जो है कंप्लीट होता है ना। आई गेस इससे अच्छा इंट्रोडक्शन कोई नहीं बनता था, इससे अच्छा शायद मैं इक्विटी शेयर्स आपको नहीं पढ़ा सकता था। मैं खुद बीच लेक्चर में सेटिस्फाइड हो रहा हूं कि भाई मजा आ गया ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ाकर, एक सेटिस्फेक्शन अलग सी मिल रही है। एंड आई होप आपको भी यहां तक सब कुछ समझ में आया है। आया कि नहीं भाई? दिल मत तोड़ना प्लीज, वापस देखो नहीं समझ आ रहा, नहीं तो फिर इंस्टाग्राम तो मेरा है ही ना, मैं आपको डाउट्स वहां पे क्लियर करूंगा। अब ये जो फीचर्स है ना, बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैक्सिमम 5 मिनट्स लूंगा और 14 पॉइंट्स को तुरंत निपटाऊंगा, क्योंकि अगर आपको इंट्रोडक्शन समझा तब तो आपको ये समझने में बिल्कुल समझ नहीं लगने वाला। आओ देखो भाई, परमानेंट कैपिटल, पहला कैपिटल इसका फीचर है, क्या लिखा है? इक्विटी शेयर आर द इररिडीमेबल शेयर्स। यानी कि दोस्तों, आपने अगर एक बार पैसे लगा दिए तो ऐसा नहीं होता है कि आपने जो पैसे लगाए सिर्फ 4 साल के लिए लगाए, नहीं। अगर आप इक्विटी लगाते हो तो आप ये तब तक लगाते हो जब तक आपका मन करता है या जब तक आप इसको ट्रांसफर नहीं कर देते। लेकिन दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर्स जब आप पैसे लगाते हो ना, तो कंपनी वाले बोलते हैं हमें आपका पैसा सिर्फ 5 साल के लिए चाहिए। ठीक है, आपकी इच्छा, अगर आप 5 साल के लिए लगाना चाहते हो तो लगाओ। वैसा 5 साल के बाद वो आपको ना आपके शेयर्स वापस दे देंगे, रिटर्न कर देंगे, और आप उस कंपनी के ओनर नहीं रहोगे। तब ऐसा नहीं होता इक्विटी में। इक्विटी में जो पैसा लगा रहा है ना, उसकी मर्जी, जब वो चाहे बिजनेस से एग्जिट करेगा, यानी कि कंपनी से एग्जिट करेगा। ठीक है, इसलिए ये जो शेयर्स होते हैं ये इररिडीमेबल है, आप इसको रिडीम नहीं कर सकते। ये रिडीम कब होगा? जब इक्विटी शेयर होल्डर वाले की बेचने की इच्छा होगी, कि तभी रिडीम होगा। चलिए आगे, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इक्विटी शेयर्स इज नॉट रिफंडेबल बाय द कंपनी ड्यूरिंग लाइफ टाइम। अरे क्या फालतू बात कर रही है? अगर कंपनी कोई पैसे, क्या बोलते हैं, यहां ध्यान दो, रिफंडेबल इज नॉट रिफंडेबल, मतलब कि जो दोस्तों जो भी इक्विटी शेयर्स वाले हैं उनके जो पैसे हैं बिल्कुल भी रिफंडेबल नहीं है, यहाँ पे ये लिखना है। चलिए यहाँ पे, और ये आपको पैसे पता है कब मिलेंगे? जब कंपनी जो है वाइंडिंग अप में जाती है, और वाइंडिंग अप में जब कंपनी चली जाती है, इसका मतलब कंपनी में कोई बिजनेस नहीं हो रहा, कंपनी कोई बिजनेस नहीं कर सकती, कंपनी एक इंसॉल्वेंट है और उसको अभी बंद करना पड़ेगा। तो जब कंपनी बंद होती है ना, तो उसके एसेट्स को बेचा जाता है। तो उस एसेट्स को जब बेचेंगे तो जो उसमें पैसे बचते हैं, कुछ पहले तो सारे क्रेडिटर्स को भगाएंगे, है ना, जिसका लोन लिया था उसको लोन रिपेमेंट करेंगे, और उसके बाद अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तब पैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को दे देते हैं, या फिर ड्यूरिंग बाईबैक ऑफ शेयर्स। अब दोस्तों बाईबैक बोलोगे आप, ये क्या होता है सर? बाईबैक यानी कि समझो आपके पास 10 इक्विटी शेयर्स थे, और उस 10 इक्विटी शेयर्स का जो ओवरऑल वैल्यूएशन थे टोटल 1000 रुपीज थी। कंपनी आई आपको बोली तेरे पास 10 शेयर्स है 1000 रुपए के, ला मेरे को दे दे, मैं तुझे ये 1000 शेयर्स का जो 1000 रुपए बनता है, मैं तुझे 1000 के बदले 2000 दूंगी। आप बोलो अरे भाई बेटे 1000 रुपए कमा रहा हूं, जा ले जा, कंपनी ले जा। कंपनी क्या कर रही है? खुद के शेयर्स वापस बायबैक कर रही है इन्वेस्टर से। इसको बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक रेगुलेशन सिक्योरिटीज लॉ में है, और ये सीएस का काम है। और अगर कोई बच्चा सीएस करना चाहता है तो बायबैक रेगुलेशन आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। अब बच्चा पूछेगा सर आपको आता है? भाई मुझे पूरा आता है। ठीक है, चलिए आगे। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, जैसे हमने बात कर दी इक्विटी शेयर्स, कोई गारंटी नहीं इसको साल के एंड में कितना पैसे मिलेंगे। तो फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, क्या पता इसको दोस्तों 3% तक का बेनिफिट मिले, और क्या पता इसको 9% का बेनिफिट मिले, क्या पता इसको 100% तक का बेनिफिट मिले, कोई गारंटी नहीं। इसलिए इसको तो कहते ना यार, सबसे ज्यादा रिस्क यही बेयर करता है, इसलिए इसका डिविडेंड जो है फ्लक्चुएटिंग होता है, फिक्स नहीं होता। अगर फिक्स्ड डिविडेंड होता तब तो दोस्तों प्रेफरेंस की बात होती, फ्लक्चुएटिंग है तभी तो इक्विटी है। मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, जिसको भी इक्विटी समझ आ गया ना, उसको नेक्स्ट लेक्चर में प्रेफरेंस तो एकदम हलवा लगेगा, वो खुद से ही प्रेफरेंस कर लेगा, इतना मैं गारंटी देता हूं। चलो आगे, राइट्स। अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हो तो आपको क्या क्या राइट मिलता है? आप वोट कर सकते हो मीटिंग में, आप दोस्तों शेयर प्रॉफिट की इसमें आपका भी हिस्सा बनता है ना, हमने बात करी थी। चलिए आगे, फिर क्या, आप बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट, एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न, है ना। तो ये सब चीजों में आप इन्वेस्ट, क्या बोलते हो उसको, आप उसको देख सकते हो कि कंपनी ने भाई कितना सेल किया था, कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया, आप अपने आंखों से खुद इंस्पेक्ट कर सकते हो। ये इंस्पेक्शन फ्री में नहीं होती, पैसा लगना पड़ता है इसका, बट बहुत मिनिमम चार्ज होता है। और ये जो बुक है ये किसके, क्या कहते हो आप उसके, किसके अंडर होती है, या किसके, एक क्या बोलते हो उस वर्ड को, इसके अथॉरिटी जो है ये बुक को रखने की किसके पास होती है पता है? कंपनी सेक्रेटरी के पास। ठीक है, तो ये उसकी ड्यूटी होती है कि इंस्पेक्शन करने, अगर किसको भी बुक इंस्पेक्ट करना है तो ये कंपनी के सीएस के पास जाएगा और बोलेगा अरे सीएस अंकल सुनो ना, अंकल मैं अगर रहूंगा तो मुझे भैया बोलना, अपना सीएस भैया अपना, क्या आप मुझे कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखा सकते हो?
तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उस चीज के पैसे चार्ज करूंगा भाई, फ्री में नहीं दिखाने वाला। और वो जो पैसे होते हैं कंपनी के पास ही जाते हैं, मेरे पास नहीं आते। चलिए, टू ट्रांसफर शेयर्स मतलब दोस्तों इक्विटी शेयर्स वाले जो है ना वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए आगे भाई, नो प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंशियल राइट यानी कि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर से यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। इन केस ऑफ डिविडेंड मतलब कि दोस्तों अगर हम डिविडेंड देंगे ना तो सबसे पहले डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलता है और उसके बाद इक्विटी शेयर वालों को मिलता है। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो ना इंसाफी हुई, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क तो इक्विटी वाले बेयर कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा रिस्क ये बेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले डिविडेंड इनको मिलना चाहिए ना। नहीं मिलता है, क्योंकि इसका रीजन अब मैं आपको बताऊंगा, बहुत भारी रीजन है। आप खुद बोलोगे अरे अच्छा है सर, बाद में मिलना चाहिए। जैसे दोस्तों देखो, प्रेफरेंस वालों को तो फिक्स होता है कितना डिविडेंड मिलने वाला है। चलो भाई पहले इनको 5% दे दो, इनको हटाओ। अब बाकी पता है कितना बचा? बाकी बचे आपके पास 39%। तो जो पूरा 39% है ना इक्विटी के पास जाएगा। सबसे पहले प्रेफरेंस को निपटाओ। हाँ भाई कितना? 2% है, ले पकड़ भाई, चल निकल। बाकी सब मेरा है, बाकी सब मेरा, इसमें से 1 रुपया नहीं दूंगा तेरे को। ये फायदा होता है इक्विटी शेयर्स का, इसके लिए इसको डिविडेंड बाद में मिलता है। अच्छा है ना भाई, बाद में मिले। चलिए आगे, कंट्रोलिंग पावर। आपको भी पता होगा दोस्तों बिजनेस को कौन चला रहा है। जब बिजनेस में डिसीजन होता है, कैसे होता है? स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ये कौन पास करवाता है भाई? इक्विटी शेयर होल्डर पास करवाते हैं, तभी इनके पास कंट्रोलिंग पावर है। रिस्क आप लिख लोगे इस पे, सबसे ज्यादा रिस्क तो इनके पास इनने ही बेयर किया है, यहाँ पे वही लिखना है। अगर आपको स्टार्टिंग का लेक्चर समझ में आया, वो एग्जाम्पल भोला और शोला वाला, और उसके बाद दोस्तों आप अगर थोड़ा सा आपने इस पर रिसर्च भी करा है, मेरे को लगता है आज का लेक्चर बहुत परफेक्ट एंड होएगा। चलिए आगे, रेजिडियल क्लेमेंट, यानी कि दोस्तों सबको पेमेंट कर दो, पहले सारी इलेक्ट्रिसिटी बिल चुकवा दो, सबको सैलरी दे दो, सबको जो पेमेंट हो रही सबको पहले पेमेंट कर दो। सबसे लास्ट नंबर आएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का। भाई रिस्क बेयर कर रहे हो ना, हाँ तो इतना तो रिस्क बेयर करना पड़ेगा। और यहाँ पे समझो सबको पेमेंट कर दिया, और लास्ट में जितना भी पैसा बचता है सब इक्विटी का, भले ही वो 10 करोड़ हो, भले ही वो 1 रुपया, लास्ट में जो पैसा बचेगा वो सब इक्विटी शेयर होल्डर का। मैं क्या बोल रहा हूं, भले ही वो 10,000 करोड़ क्यों ना हो, और भले ही वो नेगेटिव बैलेंस हो, सब इक्विटी शेयर होल्डर्स का। चलिए भाई, नो चार्ज ऑन एसेट। अब दोस्तों ये जो टॉपिक है ना यार, ये तुम्हें समझाने के लिए ना मुझे बहुत ज्यादा समय चाहिए रहेगा। मैं फिर भी कोशिश करता हूं एक 2 मिनट में कितना डिलीवर कर सकूं, क्योंकि यार इस पे ना चार्ज वाला सेक्शन लगता है, ठीक है, चार्ज वाला सेक्शन लगता है, तो वही सीन है। फ्लोटिंग चार्ज कंपनीज एक्ट में है, ठीक है। चलो लेकिन मैं बताता हूं, जैसे दोस्तों देखो ये कंपनी है, कंपनी के पास एक लैंड है, ये कंपनी की लैंड है, ओके। ये एक इंसान है, ये कंपनी को 100 करोड़ का लोन दे रहा है। 100 करोड़ का लोन क्या ऐसे दे देगा कंपनी को? बदले में कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी होनी चाहिए ना। तो कंपनी कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में अपना लैंड जो है इस इन्वेस्टर को देती है एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। मतलब बोलती है कंपनी जो है इस इन्वेस्टर को बोलती है, अरे इन्वेस्टर मैंने तेरा 100 करोड़ रुपए लिया है ना, अगर कुछ होता है, तेरी बिजनेस बंद हो जाती है कंपनी का, ये लैंड पे 100% ओनरशिप होगी तेरी। अगर हम तेरे 100 करोड़ नहीं दे पाए तो तू आना कंपनी के पास और ये लैंड उठा के बेच के अपने पैसे रिकवर कर लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं भाई नो चार्ज ऑन एसेट, इसको कहते हैं चार्ज ऑन एसेट। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना वो ये काम नहीं कर सकते। ये काम पता है कौन कर सकता है? जो क्रेडिटर होता है। तभी मैं बोला था कि बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट है, ये समझ में आता है, ठीक है। नहीं आता आगे देखेंगे, आगे तो है ही आपके चैप्टर्स में, पर यहाँ पे ये एज अ फीचर। चलिए आखिरी 3 पॉइंट फटाफट कवर कीजिएगा। बोनस इशू, अगर कोई इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी 10 इक्विटी शेयर होल्ड कर रहा है, ऑलरेडी 10 इक्विटी शेयर्स है उसके पास, कंपनी का मन करेगा आपका एफर्ट्स देख के, आपकी पार्टिसिपेशन देखकर, तो कंपनी आपको फ्री में एज अ बोनस उनकी इच्छा से आपको शेयर्स फ्री में दे सकते हैं। ये इक्विटी शेयर्स होने का फायदा होता है। चलिए राइट इशू, राइट इशू बहुत सही चीज है दोस्तों, टेंशन ना लो। एक बोनस इशू, राइट इशू, ये सब पे आपको एक शॉर्ट नोट आएगा आगे लेसन नंबर 3rd एंड 4th में, हम वहां पे वेरी डिटेल में जाने वाले हैं, तो वहां तो मुझे समझाना ही है ना, मजा आएगा यार काफी। राइट इशू यानी कि अगर कोई इक्विटी शेयर्स है, अगर कोई इक्विटी शेयर होल्डर है मेरा मतलब, और वो 10 इक्विटी शेयर होल्डर्स कर रहा है इशू, अब उसके पास 10 इक्विटी शेयर होल्डर्स है, आप कैमरा के पीछे आपके पास एक कंपनी के 100 इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर्स है आपके पास। मैं कब से होल्डर लगा रहा हूं, चलो सब छोड़ो, कैमरा के पीछे बच्चे आपकी बारी। आपके पास कंपनी के 100 इक्विटी शेयर्स है। कंपनी मार्केट में दूसरे लोगों को देने से पहले
आपको बोलेगी अरे सुनो, आपके पास हमारे कंपनी के 100 इक्विटी शेयर्स है ना, क्या बात है, क्या आप हमारी कंपनी में और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कि नहीं? हमारा बिजनेस जो है ना अभी डाइवर्सिफाई होने वाला है, क्या आप हमारी कंपनी में और शेयर्स खरीदना चाहते हो? इसको बोलते हैं राइट इशू। फेस वैल्यू, कंपनी जब आपको शेयर सर्टिफिकेट देती उस पर ना एक वैल्यू लिखी रहती है कि एक शेयर का भाव 10 रुपया, इसको कहते हैं फेस वैल्यू। सेम जो हमने शेयर्स के टॉपिक में याद किया था लेक्चर नंबर 1 में, वही आपको लिखना है। मार्केट वैल्यू दोस्तों, समझिए इक्विटी शेयर्स आपने 10 रुपए में खरीदी थी, लेकिन आपकी कंपनी ने इतनी मेहनत करी, उसका नाम जो है ना मार्केट में बहुत अच्छा नाम है, जैसे टाटा, अडानी, रिलायंस और भी बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स, एशियन पेंट्स, ये एक ऐसे शेयर्स है जो कभी गिरते नहीं है, हमेशा एक एक्चुअल रिटर्न देते। तो और भी बहुत सारे कंपनी से, बजाज वगैरह। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं अभी यहाँ पे, मार्केट वैल्यू, आपने इतनी मेहनत करी, लोगों के आंखों में आपका एक ब्रांड वैल्यू है, और आज वो शेयर की वैल्यू जो है दोस्तों 10 रुपए आपने खरीदी थी 10 रुपए में, अब उसकी एक शेयर की वैल्यू दोस्तों 1000 रुपए है। क्या बात है, इस 1000 को कहते हैं मार्केट वैल्यू। जो शेयर मार्केट में भाव चलता है ना, हाँ, ये होती है मार्केट वैल्यू। कैपिटल एप्रिसिएशन दोस्तों, यहां पे अगर आपके पास 100 इक्विटी शेयर्स है, अगर आपकी कंपनी अच्छा करेगी तो वो 100 का, भले ही आपके पास वो 100 इक्विटी शेयर्स की वैल्यू जो है 10,000 थी, लेकिन आपकी मार्केट में नाम बढ़ गया, आपका कैपिटल, आपकी कंपनी ने बहुत सारे एफर्ट्स लिए, उन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया, जिससे वो इक्विटी शेयर्स की जो होल्डिंग आपके पास 10,000 थी, वो 10,000 से 15,000 हो गई, क्योंकि आपकी कंपनी में ओवरऑल ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ। ऐसे हम कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। जितना भी आपके पास कैपिटल था पड़े पड़े ही एप्रिशिएट हो गया, क्योंकि दोस्तों आपके कंपनी में हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिली। तो ये पॉइंट पे आप यहाँ पे लिख सकते हो। दोस्तों टोटल 13 पॉइंट्स है, कोई भी मिनिमम 8 पॉइंट्स आपको यहां से उठाने हैं। ये एग्जाम में 8 मार्क का क्वेश्चन बनता है, या तो ये लोग इक्विटी पूछते, प्रेफरेंस पूछते, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस, ये सब हम सीखने वाले अगले लेक्चर में। एंड आई होप आपको इक्विटी शेयर्स क्या होता है एकदम अच्छे से समझ आ गया है। आया कि नहीं प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। ये लेसन, ये जो लेक्चर का स्टार्ट था, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इनफ था कि आपको बस समझा सके कि इन्वेस्टर की सोच क्या होती है, अगर वो इक्विटी में जब इन्वेस्ट करता है या प्रेफरेंस में इन्वेस्ट करता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की क्या फायदे होते हैं और क्या नेगेटिव्स होते हैं, ये भी हमने इस पूरे लेक्चर में सीखा, साथ ही साथ फीचर्स को भी हमने जाना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा आप सभी से प्रेफरेंस शेयर्स के साथ। एंड आई होप गाइस यू आर एंजॉयिंग विद अस। एंड इसी बात पे भाई लाइक कर देना, तुम्हारे भाई को फॉलो वगैरह कर देना, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। कोई भी डाउट्स होगा प्लीज यहाँ पे टेक्स्ट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आपके जो डाउट्स है भाई मिस हो जाएंगे, ठीक है? तो प्लीज आपके डाउट्स यहाँ पे कीजिएगा। एंड आई होप मजा आ रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में पक्का मिलूंगा, आप लोग को भी यही मिलना है। चलो फिर मैं आपका और समय नहीं लूंगा, लेक्चर को एंड कर रहा हूं।